हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी एंड हुक लॉ। तो बच्चों, इस चैप्टर का नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टी को पता करें, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फटीग, तो हम क्या कहते हैं कि हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता कर रहे हैं। ये क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, कोई बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, उसमें कितना स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेन है, कितना स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फटीग, अगर ये चीजें हम पता कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसका क्या पता कर रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और एक होता है बकलिंग। तो बच्चों, यहां पे बकलिंग क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो वेंड हो जाए। सपोज दैट ये एक कोई बार है, ठीक, एक लेंथ है, और यहां पे अगर हम फोर्स लगाएं और ये वेंड हो जाए ऐसे, तो ये वेंड हो जाएगा, तो उसमें हम कहेंगे कि इसमें बकलिंग है। और यहां पे फटीग क्या है? अगर किसी बॉडी पे कंटिन्यू हम फोर्स लगाते रहेंगे तो वो अपने इलास्टिक बिहेवियर को खो देता है, उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसमें फटीग है, ये मटेरियल में फटीग है। उसके बाद प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेन, स्ट्रेस, इन सब चीजों को हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अभी हम चैप्टर 7 में ये पढ़ के आए हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी, देखिए वहां पे रिजिड बॉडी का मतलब यह था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगाएं और वो अपने शेप और साइज को चेंज ना करे। जैसे ये कोई बॉडी है, आपने यहां से फोर्स लगाया, इस पे यहां से हर जगह से आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है? ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है बच्चों, तो रिजिड बॉडी वो होता है जो अपने शेप और साइज को चेंज न करे अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और ये अपने शेप साइज को चेंज न करे तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक रिजिड बॉडी है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं समझ सकते हैं, रिजिड बॉडी लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता ही होता है। बच्चों, जैसे ये एक है, एक रिजिड बॉडी, आपको लग रहा है ये एक रिजिड है, लेकिन इस पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होता है। उस चीज का हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और वहां पे हमने ये देखा था कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो अपने शेप साइज को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो एक रिजिड बॉडी है। और जनरली रिजिड बॉडी कोई नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग स्टडी कर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स, देखिए बच्चों, कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को उसका शेप साइज चेंज कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे एक फोर्स लगाया, तो ये इसका साइज कम हो गया, या फिर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये फोर्स जो लगा रहे हैं आप, ये फोर्स क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है। सपोज दैट ये एक स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग पे जब आप एक फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
तो यहां पे ये जो फोर्स है ये एबल है, ये फोर्स क्या है, एबल है, जो इसके शेप साइज को चेंज कर सकता है। तो ऐसे फोर्स, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप साइज को चेंज कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बच्चों ये आपका एक एग्जांपल हो गया। सपोज दैट ये आपका एक सिलेंड्रिकल बार है और यहां पे आपने फोर्स लगाया और इसका साइज, इसका लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहां पे ये जो फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, ये फोर्स होगा क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बच्चों सीधा सीधा हमें यह समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को, वॉल्यूम को, एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है या चेंज कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स को डिफाइन करेंगे, एन एक्सटर्नल फोर्स which can change shape and size of object is called deforming force. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसमें आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो आज आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा और बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। फील आ जाएगा आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज का आपको फील आएगा। यहां पे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, फटीग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो सारी चीजें आपको यहां से क्लियर होने वाली है। तो बच्चों ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। आपने बचपन में स्प्रिंग बहुत खेला होगा। आज थोड़ा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी समझते हैं। ये एक स्प्रिंग है और जब आप इस पे एक फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होता है, इसका लेंथ बढ़ जाता है। देखा है, किया है, नहीं किया तो कर लेना। जब आप एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही आप इस फोर्स को हटा लेते हैं फिर से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले रहा है। जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है बच्चों, दैट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये वो प्रॉपर्टी है इसकी जिसकी वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर रहा है। दैट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी is called इलास्टिसिटी। और ये बॉडी क्या होगा, इलास्टिक बॉडी। ये कैसी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि इसमें ये बिहेवियर है। तो ये एक इलास्टिक बॉडी हो गया और इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द body which regain its original shape and size after removal of external force। तो बच्चों इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है कि जो परफेक्ट इलास्टिक हो, 100% इलास्टिक हो। फिर भी यहां पे ब्रोंज को फास्फर ब्रोंज एंड क्वार्ट्ज को 100% क्या लिया गया है, 100% इलास्टिक लिया गया है। 100% इसको इलास्टिक समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट 100% इलास्टिक होता नहीं है, फिर भी हम यहां पे फास्फर ब्रोंज को और क्वार्ट्ज को 100% इलास्टिक समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, सपोज दैट कि आप इस पे फोर्स लगाए, इसका लेंथ बढ़ गया और जैसे ही फोर्स हटा लिया तो ये
अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन किया ऐसा आपको दिख रहा है, फिर भी इसमें कुछ न कुछ इसमें लेंथ बढ़ ही गया है इसका, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक लेंथ बढ़ गया है, थोड़ा सा, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल लेंथ इंक्रीज हो गया इसका। ठीक है बच्चों, तो 100% कोई भी चीज इलास्टिक नहीं होता। अगर ये लेंथ नहीं इंक्रीज करता, पूर्णतः अपना ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेता, तो हम कहते हैं ये 100% इलास्टिक है। लेकिन कुछ न कुछ इसमें चेंज होता ही होता है, तो कोई भी चीज 100% इलास्टिक नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये क्या है? ये जस्ट अपोजिट टू द इलास्टिसिटी। बच्चों आपने देखा होगा गीली मिट्टी को जब हम प्रेस कर देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, तो वो चिपटा हो जाता है और उसे फिर फोर्स हटा लेने पे अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं करता है। आपने मोम देखा होगा, मोम पे फोर्स लगा दीजिए तो वो भी चिपटा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं करेगा। दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सपोज दैट कि ये एक मड है, एक गीली मिट्टी है, जैसे ही आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस टाइप से इस पे, तो ये कुछ इस टाइप का डिफरेंट साइज का, शेप एंड साइज का बॉडी बन जाएगा। अब यहां से हम इसको फोर्स हटा ले रहे हैं, तो क्या ये फिर से लौट के अपनी बॉडी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करेगा? नहीं करेगा। दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका एक डेफिनेशन क्या होगा? द प्रॉपर्टी of body due to which it does not regain original shape and size। तो बच्चों ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी इसकी क्या है? प्लास्टिसिटी। और 100% प्लास्टिक किसको लेते हैं? मड को। 100% प्लास्टिक क्या है? मड है। और पुट्टी है, ये 100% प्लास्टिक बॉडी है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों देखिए, ये एक सॉलिड बार है, ये क्या है? एक सॉलिड बार है, और हमें ये पता है कि कोई भी सॉलिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और बच्चों जब हम इस बार पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे यहां पे फोर्स लगा रहे हैं और इसे फिक्स्ड कर दिया है, यहां एक साइड पे फिक्स कर दिया है, तो जब हम इस पे एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, ये फोर्स यहां पे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये इस फोर्स का अपोज करते हैं। ये एक इंटरनल फोर्स सेटअप हो जाता है इस एरिया पे। जितनी एरिया पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसी एरिया पे एक इंटरनल फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से। तो ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा है कि फ्लूइड में कोई
फोर्स लग रहा हो पर यूनिट एरिया पे तो वो प्रेशर होता है। सेम यहां पे भी ये किसी पर यूनिट एरिया पे फोर्स है तो हम इसको एक सॉलिड में प्रेशर की तरह समझेंगे। ये एक सॉलिड का प्रेशर है जो इंटरनल लग रहा है। अगर आप इस बॉडी पे सपोज दैट ये एक बार है और यहां पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स इस कंप्रेशन का अपोज करेगा। आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो ये एक उल्टा फोर्स सेटअप हो जाएगा जो इस फोर्स का अपोज करेगा। तो ये भी एक इंटरनल ही फोर्स है जो कि इस पार्टिकल की वजह से लग रहा है। तो यहां पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं स्ट्रेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रेस को बेसिकली टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और सेकेंड है आपका शियर स्ट्रेस। देखिए बच्चों, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जब हम किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वहां जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। देखिए ये एक बॉडी है, सपोज दैट ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जो ये स्ट्रेस जनरेट होगा इस पर यूनिट एरिया पे, इस एरिया पे जो फोर्स इंटरनल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, जितना हम यहां पे आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स यहां पे सेटअप होगा। तो हमको आउटवर्ड फोर्स पता है, वही फोर्स हम यहां पे रख लेंगे, तो ये फोर्स अपॉन एरिया बन जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का ये मतलब है कि हम इस एरिया पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ये एरिया है और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई एरिया है और इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो यहां पे शियर स्ट्रेस में क्या होगा, एक फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है, सपोज दैट ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, यहां पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। तो इस एरिया पे एक फोर्स, इंटरनल फोर्स सेटअप होगा, इस फोर्स की वजह से जो इस फोर्स का अपोज करेगा तो वो हो जाएगा क्या, शियर स्ट्रेस। तो इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस के नेम से भी जानते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये किसकी वजह से, टेंजेंट फोर्स के, एक स्पर्श करता हुआ फोर्स। ये कैसा फोर्स है, टेंजेंट फोर्स, टेंजेंट फोर्स की वजह से है। और ये कैसा फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स को, अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को टू पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सेकेंड है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखिए बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या चेंज होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस टाइप से कोई चेंज हो रहा है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे एक फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे लगाएं, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, इसका हाइट कम होगा, इसका ब्रेथ बढ़ जाएगा। तो यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, ये स्ट्रेस, ये कैसा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ठीक है बच्चों,
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे टू पार्ट में, एक टेंजेंशियल, एक टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए बच्चों, टेंसाइल का मतलब ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जब हम ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहां पे इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये टेंशन में आएगा, तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। और यहां पे जब हम बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, सपोज दैट दोनों डायरेक्शन से हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, तो इनका ये ब्रेड्थ बढ़ेगा और ये इनका हाइट कम होगा, तो ये कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, या फिर ऑब्जेक्ट इस टाइप का है ऐसा, और हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस का सब कैटेगरी है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में इंक्रीज डिक्रीज होगा और यहाँ वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम में, लेकिन जो फोर्स लग रहे होंगे ये क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है, सरफेस पे नॉर्मल होगा। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और इनिशियल वॉल्यूम इसका v था, तो ये है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा ये आउटवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस जस्ट अपोजिट होगा इस वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम चेंज होगा, ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वॉल्यूम। किसी बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। और किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन तभी चेंज होगा जब हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों यहां पे स्ट्रेन को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, first one is longitudinal, second volumetric strain and third shear strain। तो बच्चों यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों जैसा कि हमें ये पता है कि किसी बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का रेशियो स्ट्रेन होता है। सपोज दैट कि ये एक रॉड है और इस रॉड पे एक फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये इसका लेंथ डेल L बढ़ गया। ठीक है बच्चों, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन का जो चेंज है ये DL है और इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, L, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल L अपॉन L। ठीक है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सपोज दैट ये एक बॉडी है और इस बॉडी का वॉल्यूम V है,
इसका वॉल्यूम v है। और जब इस पे फोर्स लगाया गया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पहले से कम हो गया। ये इसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है बच्चों, इसका इतना वॉल्यूम क्या हुआ, ये कम हुआ। ये डेल वी है और ये ओरिजिनल वॉल्यूम था इसका, यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, तो इनकी वॉल्यूम का जो रेशियो है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, डेल वी अपॉन वी। शियर स्ट्रेन, देखिए बच्चों, ये कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे एक टेंजेंशियल फोर्स F लग रहा है। जैसे इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक थोड़ा सा इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, ये किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। इसका ये लेंथ L है और यहां पे ये जितनी जो शिफ्ट हुआ है जो ये है डेल L। ठीक है बच्चों, फोर्स लगाया और ये डेल L शिफ्ट हो गया। तो यहां पे इनका जो रेशियो है डेल L ओवर L इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। और अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखें तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। फॉर ए स्मॉल एंगल हम थीटा लिख सकते हैं, और थीटा कितना एंगल ये टिल्ट हुआ है, ये है आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, अगर हम देखिए बच्चों, अगर किसी बॉडी का डायमीटर चेंज हो रहा है, सपोज दैट ये एक बॉडी है और इसका डायमीटर d है, और जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका लेंथ कम होगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये डायमीटर इसका इंक्रीज हो गया और डायमीटर इसका पहले क्या था d, अभी कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, डेल d। तो इनका जो रेशियो होगा ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही है, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल d अपॉन d। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बच्चों बिल्कुल आपको फील आ जाएगा। देखना, यहां पे एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग वन एंड पे फिक्स्ड है, ये एंड पे फिक्स्ड है, और ये एक बॉक्स लगा है इसमें। इस बॉक्स में जब भी हम किसी वेट को डालेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा इस टाइप से। ठीक है बच्चों, और यहां साइड में बना है कैलिब्रेशन। अभी स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे है, ऐसे कैलिब्रेशन बना हुआ है, स्प्रिंग अभी जीरो लाइन पे है। ठीक है बच्चों, और जब हम इसमें वेट डालेंगे तो इसका क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे इस वेट को हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर से स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, अगेन जब इसमें डबल लोड कर देंगे, लोड को हम और बढ़ा दिए हैं, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग और स्ट्रेच होगा। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों लोड जब यहां से निकाल लेंगे तो फिर से ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। ठीक है बच्चों, अगेन यहां पे लोड को और बढ़ा देंगे तो ये फिर से स्ट्रेच होगा, और अब यहां पे इस लोड को निकाल लेने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये स्प्रिंग फेल हो गया है, इसकी इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो गई है। तो इलास्टिसिटी क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, द लिमिट up to which elastic body regain its original shape and size is called इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखिए बच्चों, हुक्स लॉ इज स्टेट दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strain under elastic limit, under
इलास्टिक लिमिट। देखिए बच्चों, ये एक रॉड है और इस रॉड पे यहां पे एक फोर्स अप्लाइड है F, और जब इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इसका ये लेंथ बढ़ गया। सपोज दैट इसका इनिशियल लेंथ L है, अभी इसका लेंथ क्या हो गया, डेल L। तो ये फोर्स जिसकी वजह से इसमें लेंथ में चेंज हो गया। तो बच्चों जब इस फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो इसमें एक स्ट्रेस जनरेट होगा, यहां पे एक स्ट्रेस लग रहा है इस फोर्स की वजह से, और जितना फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और उतना ही ज्यादा यहाँ पे चेंज इन लेंथ होगा। ये लेंथ उतना ही बढ़ेगा जितना ज्यादा आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो इसमें जनरेट हो रहा है मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स मैक्सिमम होगा। ये फोर्स अगर हम मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका स्ट्रेन हो गया, चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, ये स्ट्रेन है। और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा ये फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा लेंथ भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अंडर इलास्टिक लिमिट। इसका एक इलास्टिक बिहेवियर है, वहीं पे ये चीज फॉलो होगा। अदरवाइज जब ये इलास्टिक लिमिट को फेल कर जाएगा, ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, तब ये फार्मूला जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का है ये क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। तो हुक्स लॉ वहां पे फेल होगा। जब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें मिलता है ये स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्ट्रेन और स्ट्रेस एक साथ साथ वेरी कर रहे हैं। अगर हम ये डिफरेंट पॉइंट पे चेक करें तो यहाँ पे ये स्ट्रेस हुआ और ये स्ट्रेन हो गया, इक्वल है। फिर यहाँ इस पॉइंट पे चेक करें तो ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट पॉइंट पे हमें ये सेम स्ट्रेस और स्ट्रेन मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे E एंड स्ट्रेन, और इसे क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं और 3 टाइप के स्ट्रेन भी होते हैं। तो यहां पे स्ट्रेस, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट, यंग मॉडुलस, ये जो E है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में पहला हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए बच्चों, जब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को Y से लिखेंगे, Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पे स्ट्रेस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस, एंड यहां पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, जैसे ये एक वायर है, ये एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है, और जब आप इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका लेंथ बढ़ करके डेल L हो गया। तो यहां पे लेंथ में चेंज हो रहा है और इस पे फोर्स लगा है क्या, F, तो इसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेन है। तो यहाँ पे Y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई नॉर्मल स्ट्रेन डेल L अपॉन L। तो ये हो गया Y इज इक्वल टू FL A डेल L। तो ये बन गया आपका यंग मॉडुलस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट बल्क मॉडुलस। सेकेंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ये होगा आपका बीटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए बच्चों यहां पे ये कोई वॉल्यूम है, इसका इनिशियल वॉल्यूम v है, जैसे इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे इस टाइप से तो इसका वॉल्यूम ये बन जाएगा डेल v, कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये जो स्ट्रेस होगा ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल v अपॉन v। ठीक है बच्चों, यहां पे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। देन बीटा इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, देन b इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एंड v अपॉन डेल v। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे थर्ड शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस और रिजिडिटी, इसी को रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पे जब एक फोर्स लगेगा ऐसे F तो ये क्या होगा, यहां पे डिफ्लेक्शन होगा। बच्चों देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, इसका वॉल्यूम ये है तो इसका भी वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बॉडी शिफ्ट हो जा रहा है तो ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और ये इसका साइड है L, और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये भी हमने इसको डेल L लिया है। अब यहाँ पे जो रिजिडिटी है G इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो बच्चों ये हो जाएगा G इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन ये एरिया, जिस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, अपॉन रिजिडिटी, और ये रिजिडिटी क्या हो जाएगा डेल L अपॉन L। इसी को हम F अपॉन A और डेल L अपॉन L इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिजिडिटी। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।